अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जिससे हमने शो का भी आगाज़ किया, क्योंकि रात ये खबर आई है और कराची वालों को खासा सदमा पहुंचा है, क्योंकि जैसा हमने बताया आपको, ये कराची के लोगों के लीडर थे, उनके दरमियान रहते थे, लोगों से राब्ता उनका बड़ा फाल था। इसी से हम शो का आगाज़ करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है, और गुज़श्ता कुछ हफ्तों में जो पैदर पे वाक़यात हुए हैं, ये कहीं दहशतगर्दी के नए सिलसिले की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे। बिल्कुल, एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि कराची में MQM पाकिस्तान के साबिक रुकन कौमी असेंबली अली रजा आबदी का कत्ल वाज़े इशारा है कि शहर में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। MQM से निकलने वाले मुख्तलिफ ग्रुपों को निशाना बनाना मुनज़्ज़म साजिश हो सकती है और हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तवज्जो देना होगी। अली रजा आबदी की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या कराची के इलाके डिफेंस खयाबान गाजी में पेश आया और जो साइलेंट से आए हैं और इनके ऊपर फायर किया है। क्राइम सीन हमने प्रिजर्व कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ से कुछ कॉल भी मिले हैं, हमें 3 से 4 गोलियाँ लगी हैं। अकेले ट्रैवल कर रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था, खुद ड्राइव करके गाड़ी है उनकी अपनी वाइट फॉर्च्यूनर में आ रहे थे। अब वो भी हम देख रहे हैं किधर से आए थे। सीक्वेंस चल रहा है, जब से 3-4 इंसिडेंट हो चुके हैं, तो उनकी भी कड़ियाँ मिलती हैं। वारदात से 10-12 घंटे पहले ही वज़ीर आला सिंध शहर में अमन की नवीद सुना रहे थे। अमन व अमान की सूरत हाल है, उस ज़माने से काफ़ी कदर बेहतर है, जब यहाँ इस शहर में, इस सूबे में, ख़ास तौर पे शहर में रोज़ाने के हिसाब से दर्जनों लाशें गिरा करती थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपने अफवाज के साथ, पुलिस के साथ और रेंजर्स के साथ मिल के जो एक कोशिश थी, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के इंसिडेंट के बाद हमने इधर शुरू की थी, उसका नतीजा है। 9 दिसंबर को कराची के इलाके गोरस्तान जौहर में परफ्यूम चौक पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तहत मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब में धमाका हुआ था, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए थे। फिर 23 दिसंबर को गुलबहार उस्मानिया सोसाइटी में पाक ज़मीन पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए थे, 2 जख्मी हुए थे, और अब 2 रोज़ बाद ही अली रजा आबदी को टारगेट करके कत्ल कर दिया गया, जो फारूक सत्तार ग्रुप के हामी भी समझे जाते थे। और गुज़िश्ता माह आपको ये भी याद दिलाएं कि कराची में कायदाबाद पुल के नीचे धमाके में 2 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए थे, जबकि एक बम नाकारा बना दिया गया था। दहशत गर्दों ने चाइनीज़ कौंसुलेट को भी निशाना बनाया था। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कमर अली मस्तोई कराची के इलाके डिफेंस में मौजूद हैं। कमर, बताइएगा, मैयत इस वक्त कहाँ है, नमाज जनाजा कब और कहाँ अदा की जाएगी, और कौन कौन से रहनुमा हैं सियासी जमातों के जो वहाँ पहुँचे या अभी भी मौजूद हैं? जी, अली रज़ा आबदी की मैयत इस वक्त जो है वो गिजरी में वाक़ इमाम बारगाह, मस्जिद इमाम बारगाह यसरब में जो है रात के मुंतकिल कर दी गई है, और उनकी नमाज जनाजा जो है वो ज़ोहर में अदा की जाएगी। रात के जो है उनके अजीज़ व अकारिब जो है वो मस्जिद यसरब में मौजूद थे, उनके घर में जो है उनके चाहने वाले मुख्तलिफ़ जमातों के रहनुमा मौजूद थे, और अब जो है सुबह सवेरे ही यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ वाक़े की इत्तला मिलते ही डॉक्टर फारूक सत्तार समेत MQM पाकिस्तान के जो है वो जो पहुंचना शुरू हो गए। अस्पताल के बाहर जो है बड़ी तादाद में MQM पाकिस्तान के रहनुमा पहुंचे। इसके अलावा दीगर जमातों के रहनुमा भी जो है इनके वाक़े की इत्तला सुनते ही पहुँच गए। जब ये वाक़या पेश आया तो उनको इब्तदाई तौर पर उनके घर के करीब वाक़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो जो है वो दौरान इलाज जाँबर ना हो सके। तफ्तीशी इदारों का जो है इस हवाले से ये कहना है कि 2 जो है टारगेट किलर इस वाक़े में मुलविस हैं, जो कि CCTV फुटेज में भी वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से SSP साउथ का कहना है कि उनका इन दोनों टारगेट किलर्स ने जो है वो ताक़ुब किया, और ताक़ुब करते हुए जब उन्हें घर के करीब उन्हें ये लगा कि अब जो है बासानी वो उनको हदफ बना सकते हैं, उसके बाद उन्होंने उन पर फायरिंग की। 3 गोलियाँ लगी हैं। जो डॉक्टर सीमी जमाली डायरेक्टर जिन्हें अस्पताल है, उनका ये कहना है कि 3 गोलियाँ उन्हें लगी हैं, गर्दन और सीने पर ये गोलियां लगी हैं, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जो है वो जी कमर, बहुत शुक्रिया आपका कमर। बाद नमाज ज़ोहरैन दिन तकरीबन 1:30 बजे इमाम बारगाह यसरब जो फ़ेज़ 4 में ही वाक़ है, बहुत बड़ी इमाम बारगाह है, वहाँ पर इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी दोपहर 1:30 बजे। मज़ीद डिटेल लेने की और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, और अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ हैं। डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या
वाक़या है, ख़ासतौर पे कराची वालों के लिए जो आबदी साहब को जानते भी थे और उनको पसंद भी करते थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है कि कौन हो सकता है इसके पीछे और रीज़न क्या है, क्यों किया ये? वजूहात तो उनकी ये थी कि किसी भी एक ग्रुप में नहीं थे। जो रात को पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले थे। आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात भी हुई थी, ये हमें पीपल्स पार्टी के हलकों ने बताया। लेकिन ये वजह नहीं हो सकती कि क्योंकि जो जिस टाइप की अब MQM है, माजी में अगर आप कोई इस तरह की बात करते तो शायद यही होता, लेकिन अब जो MQM रह गई है या जिस तरीके से ग्रुप बंदी हुई है उसमें जो पुलिस के हलके हैं उनका इशारा जो ये समझ लें कि बैरून मुल्क से है कि वहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले एक सिलसिला जो धमाकों का चला, फिर उसके बाद फायरिंग का जो अभी 3-4 रोज़ से जो सिलसिला हुआ, इसमें अब वो जो यानी इतला है कि भी अब एक्टिव हो गए हैं वो लोग जो पहले फाल थे। यानी उनका इशारा लंदन की तरफ है, यहाँ पुलिस के जो हल्के हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं, हाँ, ओपनली ये कह रहे हैं कि भी इसमें वो लोग हैं, क्योंकि जो वाक़यात हुए उसमें बैरून मुल्क के जो इशारे भी हैं। साहब, इससे पहले अगर 2 वाक़यात हुए हैं, उनको कुछ टाइम हो गया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया, जैसे कि मिलाद कैंप के ऊपर हमला, उसमें 6 अफराद जख्मी हुए, फिर PSP के सेक्टर ऑफिस के ऊपर हमला, उसमें 2 अफराद जाबाक हुए। अब ये ताज़ा वाक़या, अब ये MQM के जो ग्रुप्स हैं इनमें बाहमी चपकलिश का ही इन्हें नतीजा करार दिया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं अथॉरिटीज़ इशारा कर रही हैं जो पहले तशद्दुद पसंद अनासर MQM में हुआ करते थे वो दोबारा से अब रोल प्ले कर रहे हैं। यही जो तशद्दुद पसंद अनासर थे ना माजी में, उनका यहाँ हमने तो रिपोर्ट किया 25-30 साल तक तकरीबन। उसमें ये होता था कि उनका जो तरीका वारदात उस वक्त था वो भी यही था। एक तरफ अहले तशी को पहले निशाना बनाया, 8-10-15 लोग उनके मार, अगले दिन जो थे वो दूसरे जो सुन्नी या देवबंद मकतबा फ़िक्र के लोग थे उनको मार दिया। अब जो पुलिस उसी एंगल को भी देख रही है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले PSP के ऊपर अटैक किया ताकि PSP वाले कहें कि इनके ऊपर MQM के पाकिस्तान या इनके लोगों ने किया, या उसके बाद इनको कर दिया। तो आपस में लड़ाने वाला वही ग्रुप वो कहते हैं कि एक्टिव है, जो कि पाकिस्तान में नहीं, तो बाहर मुल्क से जो है वो इसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं और वो इशारे दे रहे हैं। तो ये CCTV फुटेज तो अभी इनके ज़ाहिर घर के बाहर की आई है, लेकिन कुछ मालूम हो सका शहर में, आई डोंट नो कि और कितनी जगह CCTV कैमरे फ़ाल हैं, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो है नहीं, कहाँ से फॉलो कर रहे थे, कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई चेहरा, कोई नंबर प्लेट, कुछ भी पता लग सका है? देखिए कैमरे तो ये तो पर्सनल लोगों के अपने, ये तो पर्सनल घर के कैमरे वाली जो बात है वो मंसूबा तो अल्लाह जाने कि क्यों नहीं उस पर हो रहा है, जिसमें ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन और उस नुक्ता नज़र से हों। लेकिन इस तमाम उसमें ना जो मुझे जो फील हो रही है वो चीज़ें पुलिसिंग नहीं नज़र आती कोई। जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए, आपने देखा होगा कि गुलबहार का हुआ, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया, CCTV आ गई, बस शायद साहब मौजूद पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। ताज हैदर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा सदमा है कराची वालों को और यकीनन एक बड़ा नुकसान, बड़ा लॉस। बाज़ हल्का ये भी बता रहे हैं कि वो कुछ दिन में शायद पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन करने वाले थे। आपकी कैसी मुलाकातें रहीं और इस बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, वो एक महज़ब और बाइखलाक शख्स थे। MQM उन्होंने छोड़ दी थी और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ बातचीत हो रही थी, लेकिन ये जाहिर है कि क्योंकि अब मेरे पास कराची का या मरकज़ का कोई ओहदा नहीं है, तो जो हमारे ओहदेदार थे वो इस सिलसिले में थे। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके लिए एक इंतहाई मुनासिब पार्टी थी। ताज हैदर साहब, ये भी बताइएगा कि ये ऑब्वियसली इस सारे इंसिडेंट के बाद ही हमने सोशल मीडिया से पता चला कि कुछ आबदी साहब का कुछ मुलाकात हुई थी जरदारी साहब से और शायद वो PPP को ज्वाइन करने वाले भी थे, ऐसा कुछ सुना है आपने? जी हाँ, मैंने सुना है ये, और बड़ा अच्छा होता कि वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाते, लेकिन ये कि कुदरत ने उन्हें मोहलत नहीं दी थी। ताज हैदर साहब, कल हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध बात कर रहे थे, कराची में अमन की बहाली की नवीद सुना रहे थे, कहते हैं अब बड़े हालात अच्छे हैं, अब पैदर पे वाक़यात को ही देख लें और इतना हाई प्रोफाइल मर्डर, कराची वाले तो अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं फिर से शहर में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाए? कि शायद ये वज़ीर आला की बात का जवाब ही दिया होगा कि उन्होंने एक अमन की आरजू की थी और इस बात पे इत्मीनान का इज़हार किया था कि एक काफ़ी अरसे से कराची जो है उसमें अमन व अमान है। तो शायद अमन व अमान के जो दुश्मन हैं उन्होंने उनके इस बयान का जवाब दिया है।
ताज हैदर साहब, आप तो जाहिर है सियासी हल्के हैं, सियासतदानों से आपकी मुलाकात है, बात रहती है, सियासी हल्कों में क्या चमगोइयाँ हैं? आप सियासतदानों को क्या लगता है कि एक और सियासतदानों को इस तरह से टारगेट किया गया है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं या कौन हो सकता है? कई रुख हो सकते हैं इस बात के, मतलब ये कि अभी ज़रा सी तफ्तीश हो और किसी रुख में बात जाए, लेकिन बहुत से सूरत मतलब इसके वजूहात हो सकती हैं। और मैं जो खित्ते में तब्दीलियां आ रही हैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता कि खित्ते के अंदर एक तालिबान का और अमेरिका का इत्तेहाद हुआ है, तो उससे कोई हो सकता है कि ये जो तक़वियत हुई है इससे मजहबी इंतहा पसंदी को, वो भी एक वजह हो सकती है इसकी। लेकिन जाहिर है कि बगैर तफ्तीश के किसी कतई बात को कहना वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। डॉक्टर साहब वापस आप पे आएंगे और ख़ासतौर पे सिक्योरिटी जहाँ बात हो रही है, अब ये वाक़या जो हुआ है कल का, ये बिल्कुल डिफेंस के अंदर हुआ है। कराची के पॉश एरियाज़ में डिफेंस आता है, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग भी इधर रहते हैं। इतना आसान है कि इस तरह कोई आए, जिस तरह हम CCTV फुटेज पर भी देख रहे हैं, डिफेंस के बिल्कुल गढ़ में आके इतने हाई प्रोफाइल शख्सियत को मार के चला और उसके बाद निकल भी जाए, कोई किस रास्ते से निकले। पुलिस के बहुत करीब रहा हूँ पिछले काफ़ी महीनों से, मैंने देखा मकसद जो कोशिशें तो ऊपर सतह से तो हो रही हैं, लेकिन नीचे जो पुलिस है वो बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। वही लोग हैं, वही अपने धंधे, वही उनके काम, वही तमाम जो जुराइम की पर्दापोशी, जुराइम के ऊपर सरपरस्ती, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क होता है, एक जो दाखिली खारजी रास्ते होते हैं कम अज़ कम वहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। या इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, वाक़या होने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन का एक प्रॉपर सिस्टम हो ना, वो कुछ नजर नहीं आ रहा है डिफेंस में। और खास तौर पे हम पूछ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि अब एक डिफेंस में जब इंसान आके यहाँ घर लेता है कराची में, तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, लेकिन कुछ महीनों से इस साल अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं। चाइनीज कॉन्सुलेट बिल्कुल डिफेंस के अंदर है, आपने देखा उस पर अटैक हुआ है, फिर वो अमल कत्ल केस जो पुलिस की ही फायरिंग से हुआ था, फिर एक खाली प्लॉट में बिल्कुल धमाका हुआ, अब ये कल हुआ, और भी यकीनन हम मिस कर रहे हैं जो बहुत से हुए होंगे। तो ये तो डेफिनेटली एक बहुत ही बुरा हाल है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। पहले महफूज यूं तस्वर होता था जब कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, जब 13 नो-गो एरिया थे 2013 के वक्त में, या MKM का उन दिनों काफ़ी कत्ल गारत गरी ये सारी चीज़ें हो रही थी। उस वक्त तो ये सारी चीज़ें थी कि ये सेफ एरिया इधर ज़रा वो नहीं है क्योंकि इधर टारगेट कम होता है। लेकिन अब तकरीबन एक हो गए, लियारी भी वैसा ही नज़र आता है मुझे, और मुझे फेडरल भी एरिया या दूसरे इलाके वो भी वैसे हैं। तो हम बात ये कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कर रहे थे कि वाक़यात जो हो रहे हैं ना उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कम अज़ कम उन तक पहुँचा तो जाए। आज गुलिस्तान जौहर के वाक़े को कितने दिन हो गए, कुछ नहीं पता लगा, कुछ भी नहीं पता। यानी डे 1 से जो फाइल बनी वही आगे बढ़ी, आगे कोई फॉलो अप उसका नहीं है, कोई जियो फेंसिंग हुई हो या कोई ऐसा आगे चीजें हुई हो, वही होंगी, लेकिन उनको मंजर पे हमें नहीं है। ठीक है, जो गुलबहार में वाकया हुआ, थ्रेट्स तो थे, वैसे मुख्तसर इन्हें थ्रेट्स तो थे अली रज़ा आब्दी साहब, इनको थ्रेट्स थे जो कि इनके वालिद से भी बात हुई तो वो ये कह रहे थे इनको 2 पुलिस मोबाइल दी थी, अब 1 रह गई थी। लेकिन जाहिर है शहर में जब आप यूं कहते हैं कि सिक्योरिटी वापस ली गई थी हुकूमत की तरफ से, या इन्होंने खुद वापस 2 पुलिस मोबाइल इनको पहले मिली हुई थी और उसके बाद उनका कहना है कि 1 जो है वो रह गई थी। लेकिन बात ये नहीं हो रही, बात ये कि आप फीलिंग्स ऐसी दे रहे हैं कराची के अंदर कि जबरदस्त हो गया, तो पता नहीं कौन कौन तनहा घूमता है, पता नहीं कौन कौन जो है वो अपनी एंजॉय कर रहा है लाइफ को, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, लेकिन क्लियरली वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देख भी लिया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर कमिंग हियर एंड एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अस। अभी जरा आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है अरबों खरबों की करप्शन की बड़ी बात होती है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इन अरबों खरबों में से कुछ करोड़ों ही अगर कौमी खजाने में वापस आ जाएं तो क्या ही बात है। अरबों खरबों करप्शन की बातें हैं, संगीन नौयत के मुकदमेबाजी है। नून लीग के कायद और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ ये पहले भी हो चुका है। कौमी खजाने को भी कभी कुछ नहीं मिला, ये बड़ा अहम सवाल है। देखें इस बार तारीख दोहराई जाती है या नहीं लिखी जाएगी कि और कौमी खजाने में कुछ वापस आएगा। मियां नवाज शरीफ के लिए भी जेल और अदालतें कोई नई बात नहीं है। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने इन्हें खानदान के दीगर मर्दों समेत गिरफ्तार करके जेल में डाला, तैयारा साजिश केस बनाया, और उसके बाद आपको याद दिला दें कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। माजी करीब में सानेहा मॉडल टाउन केस में भी शरीफ बरादरान नामजद हुए और कुछ मुकदमे सियासी बुनियादों पर ख़त्म हुए, कुछ तारीख की गिरद में गुम हो गए, गुम हो गए, और मियां साहब यही पूछते रह गए कि उनका कसूर क्या है। तो फैसला है ये मेरे लिए कोई गैर मुतवक्के फैसला नहीं है। ट्रायल का कोई फ़ायदा हो या ना हो, अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने
इल्ज़ामात का भांडा ज़रूर फूटा है। आसिफ अली जरदारी तो जेल को अपना दूसरा घर करार देते हैं, और क्यों ना कहें जब वहां उनके 9 साल गुजरे हैं। स्विस बैंक अकाउंट, सरे महल, SGS कुटेकना और इन जैसे कई मुकदमात इनके गले का हार बने रहे और वो अदालतों को अपने साथ भगाते रहे, यहाँ तक कि कानून थक गया। अप्रोच रही है जुडिशरी से, वो ये रही है कि मैं जुडिशरी से लड़ता नहीं हूँ। आई टेक देम विथ मी, मैं उनके साथ फिर भागता रहता हूँ जब तक वो ना थक जाएं। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी ना। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? ये तो नहीं होगी ना। और नवाज शरीफ के मुकदमात कुछ चले कुछ ख़त्म हुए, लेकिन कौमी ख़जाने में क्या आया इसका कुछ पता नहीं। जरदारी साहब पर मुकदमे में बरी हो गए, ख़जाने में सिर्फ एहतसाब करने वालों के झूठे दावे रह गए। अब फिर वैसे ही मुकदमात हैं, वैसी ही दावे हैं और ऐसे ही सियासी अज़ाइम। हुकूमत की जेब में और गरीब की झोली में भी कुछ आ जाए तो क्या ही बात हो। इसी पे जरा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, ऑल्दो हमें ज्वाइन करेंगे आरिफ निज़ामी साहब भी, लेकिन पहले सुहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से, उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल बड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ाई साहब, मियां नवाज शरीफ एक बार फिर जेल में हैं, इन पर जनरल मुशर्रफ और उससे पहले अदवार में भी मुकदमे बने थे, लेकिन उनमें से निकला कुछ भी नहीं। इस बार आपको लगता है कि तारीख बदलेगी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अदालत का जब फ़ैसला आ जाता है तो फिर ये आवाम ने फ़ैसला करना होता है कि वो अदालत के इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं। हमने तारीख़ में देखा है कि बहुत बड़े बड़े जजेस के फ़ैसले लोगों ने नज़रअंदाज कर दिए और उन पर क्रिटिसिज्म की, और कई बहुत ही जो औसत दर्जे के जज थे उन्होंने जो फ़ैसले किए उनको कबूलियत हासिल हुई। सियासी रहनुमाओं के आमतौर पर मुस्तकबिल का फ़ैसला अदालतें नहीं कर पाती, लेकिन चूँकि इस दफ़ा ये भी पस मंज़र में ये रखना चाहिए कि नवाज़ शरीफ को एक तवील अदालती जंग लड़नी पड़ी है और हर दफ़ा फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया है, तो देखना ये होगा कि क्या वो जेल के अंदर जाकर वो अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं, चुप होकर बैठ जाते हैं, या अपनी इज़्ज़त और सियासत की बहाली के लिए स्ट्रगल करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, कोई तहरीक चलाते हैं, कोई लोगों को मैसेज देते हैं। तो ज़ाहिर है फिर ये फ़ैसला चाहे जितना भी तगड़ा हो, अल्टीमेटली नवाज़ शरीफ इस फ़ैसले पर जो है वो ज़ोरावर साबित होंगे। लेकिन अगर वो चुप कर गए, उन्होंने हिम्मत हार दी और तकदीर का फ़ैसला समझकर इसे कबूल कर लिया, तो ज़ाहिर है फिर यही इम्प्लीमेंट रहेगा और फिर इसे वो तकदीर समझकर कबूल भी और बड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी विल और हिम्मत पे बड़ा डिपेंड करता है कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जरदारी साहब की बात करें तो उनका भी कुछ यही माजी रहा है, मुकदमा, जेलों में बड़ा वक्त गुजरा और वो पहले से मजबूत होकर ही हमेशा सामने आते रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है, इस बार पीपल्स पार्टी कोई सियासी फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है? देखें, दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनसे लोग फ़ायदे उठाते हैं। जब वो ज़वाल में जाते हैं तो अपने अरूज की जो है वो उसका अरूज जो है उसको तय करते हैं, उसकी मनसूबाबंदी करते हैं। इस वक्त भी उनके पास बिलावल का कार्ड मौजूद है जो कि अनटेस्टेड है, लेकिन उनका एक माजी है, उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो का एक मकाम है। लेकिन सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी को अपने ख़िलाफ़ जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इनकी किसी मुवस्सर दलील के साथ, किसी अच्छे बयानिए के साथ सामने आना चाहिए। अभी तक उन्होंने जो भी दलाइल दिए हैं, जाली अकाउंट्स के, जाली मुकदमात के या बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के, वो ऐसे मुवस्सर नहीं हैं कि जिनको लोग सुन लें या उन पर यकीन कर लें। तो बिलावल साहब को सच के साथ और एक मुअस्सर सच के साथ सामने आना चाहिए, फिर इसमें सियासत में उनको फ़ायदा है। लेकिन अगर वो भी जो है चीज़ों को दबाते रहे, छुपाते रहे और उन चीज़ों को अवॉइड करके दूसरी बातें करते रहे, तो फिर हो सकता है कि सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चूँकि कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सिंध में तो वो उसी तरह रहें
लेकिन पंजाब में उनके दोबारा पॉपुलैरिटी का चांस नहीं है। अच्छा वराज साहब, ये भी बताइएगा, एंड वील गो बैक अ लिटिल, कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने 90 की दिहाई में इंतकामी सियासत को खुदा हाफिज कहने का वादा किया, तो क्या उस वादे पर अमल होता नज़र आया है आपको? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था ये एक बहुत बड़ा तारीखी मुआहदा था। मैं तो इसको जमहूरियत की और मुल्की सियासत की बड़ी कामयाबी समझता हूँ। और जो 18वीं तरमीम हुई है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के स्पिरिट से ही हुई है, तो मैं इसे कामयाबी समझता हूँ। वो कामयाबी नहीं हुई क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत सी जो शिकें थीं उन पर अभी अमल होना बाकी है। लेकिन 18वीं तरमीम बहरहाल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ही एक चाइल्ड है, उसी का तोहफ़ा है। और ये कोई छोटी कामयाबी नहीं कि वफाक के जो इख्तियारात हैं वो सूबों को मुंतकिल हुए, लेकिन अफसोस यह है कि सूबे अब गासिब और आमिर बन गए हैं, इनको इख्तियारात अब ज़िलों तक मुंतकिल करने। अच्छा ज़रा हुकूमती सूरत हाल की बात कर लें। ये जो पूरी सूरत हाल है अपोजिशन की जमातों को, ये चाहे मुस्लिम लीग नून हो या फिर सिंध में हुक्मरान पार्टी पीपल्स पार्टी की और उसकी लीडरशिप के जो मुकदमात की सूरत हाल है, इसमें तहरीक इंसाफ तो बज़ाहिर आपको मजबूत नज़र आ रही है या वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है? देखिए बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान को होगा। जब मुखालिफ ना रहें तो आप अकेला रांझा रह जाते हैं जो कि गलियों में, सुंजी गलियों में, खाली गलियों में फिरते हैं। लेकिन साथ ही ये चैलेंज हो जाता है कि लोग भी फिर आपको ही देखते हैं कि आप क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं, आप जो है वो टीढ़े चल रहे हैं या सीधे चल रहे हैं। जब मुखालिफ भी मौजूद हों तो लोग ना आपकी चाल की तरफ देखते हैं, ना आपकी शान शौकत, ना कारकर्दगी देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि आप मुखालफों से लड़ कैसे रहे हैं। इमरान मुखालफों से अच्छा लड़े हैं, बड़ा अच्छा बयानियाँ, बड़े अच्छे तरीके से वो जीते हैं, लेकिन अब उन्हें अपने आप से लड़ना है, अपनी कारकर्दगी दिखानी है। अगर वो कारकर्दगी अगले 6 महीने में नहीं दिखा सकते तो फिर वो एक हारे हुए पहलवान होंगे। हाँ, अगर कारकर्दगी दिखा दी तो फिर डेफिनेटली उनके लिए मज़ार के रास्ते जो हैं वो खुलते जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार सुहेल बड़ाई साहब हमसे बात कर रहे थे। वी आर गोइंग टू गेट अनदर पर्सपेक्टिव और इस वक्त हमें ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत से केसेस कुछ आपको बताते हैं, जैसे हुदैबिया केस हो, तैयारा हाईजैकिंग हो या मजीद कई मुकदमात थे, नवाज शरीफ इन सब से निकल आए और इस बार भी वो लगता ऐसे है कि समझते हैं कि सुरखरू होंगे। इतने पुरुमीद क्यों हैं वो, समझाएं हमें। इतने पुरुमीद इसलिए कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि जो माजी के जो मुकदमात हैं उनमें वो सुरखरू हुए थे। अब ज़रा गिरफ्त मजबूत है, JLTs बनी हुई हैं और 3 मुख्तलिफ केसेस को जो कोई अलग अलग होने किया हुआ है, हालांकि एक ही केस है, ताकि इनको सज़ा दर सज़ा दी जाए और ये काल कोठड़ी में रहें। लेकिन इंसाफ जो है उसमें कोई देर है, अंधेर तो नहीं बिल्कुल होता। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पहले ही बेल इस ग्राउंड पर ही हो गई थी कि जो है वो जो केस था अपार्टमेंट्स का सेंट्रल लंदन वाली एवन फील्ड का, उसमें वो साबित नहीं कर पाए थे कि उनके सोर्स ऑफ इनकम किसके वो से भला वो रह रहे हैं, वो क्या कितना सोर्स था, कितने उनके वसाइल थे, तो इसी बेसिस पे उनको बेल हासिल हो गई और केस जो है वो कोलैप्स कर। निज़ामी साहब JITs तो कहीं और भी बनी हैं। जरदारी साहब की हम बात कर रहे हैं, जाली अकाउंट्स का जो मुकदमा है इसमें भी JIT ने बड़े बड़े इंकशाफात किए, एक पूरा नेटवर्क है जिसको अनवेल किया। ये जाली अकाउंट्स का मुकदमा सरे महल हैं, स्विच अकाउंट से ज़्यादा ख़तरनाक भी मालूम होता है और ज़्यादा मजबूत भी लगता है। लेकिन जरदारी साहब इस मरतबा जिस तरीके से हालात हैंडल कर रहे हैं, आप इत्तफाक करेंगे उनकी पॉलिसी से? अब वो कुछ कर नहीं सकते, वो क्या करें। मसलन उन पर जो हाथ डाला गया वो बड़ा सख्त है। एक तरफ ओमनी ग्रुप है, अनवर मजीद का है, उनके बेटे हैं, वो पहले ही जेल में हैं और चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं वो भी बड़े सख्त हैं। उस हवाले से देखा जाए तो जरदारी साहब का मीडिया ट्रायल तो पहले ही हो रहा है। मसलन जो ये JIT की रिपोर्ट थी ये पहले ही लीक हो चुकी हुई थी मीडिया को, और मीडिया के हवाले से तो रोज़ उसमें से नई नई बातें निकल रही हैं कि इतने अपार्टमेंट्स थे, बुलावल का खाना भी वहीं से जाता था, वगैरह वगैरह। तो यानी मीडिया ट्रायल करके
तो उनको पहले ही यानी गिल्टी एज चार्ज करार दे दिया गया। अच्छा निज़ामी साहब, जिससे पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का कंसर्न होना चाहिए वो कभी हुआ नहीं है। जल्दी से आपको बता दें कि तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में करप्शन के मुकदमात में सजाएं भी हो जाए तो कौम को या कौमी ख़जाने को मिलता कुछ भी नहीं है, नथिंग रियली कम्स बैक। हुकूमत ये तारीख कैसे बदल सकती है? ये मुशर्रफ ने भी कोशिश की थी कि उल्टा लटकाएं तो सारे पैसे पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन वो बाद में उनको पता लगा कि ये नामुमकिन है। अभी भी नारे ज़्यादा हैं, अमली तौर पर ये मीडिया ट्रायल ज़्यादा है, और इसमें एक ख़ास जो चीज़ जो दरअसल इसकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर रही है वो ये है कि आम आदमी के नज़दीक ये एक एहतसाब से ज़्यादा ये इंतकाम लगता है, और लगता है कि जितने भी मौजूदा हुक्मरान, नए हुक्मरान, इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, उनको सबको फारिग। लास्टली जरदारी साहब और मियां साहब के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं रहा है, बल्कि खासी मुश्किलात ही लेकर आया है, पर्टिकुलरली फॉर मियां साहब। 2019 नए साल की क्या बात करें, नए साल में इनकी मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं आपको या कुछ कमी आएगी इसमें? यकीनन इनकी मुश्किलात 2019 में बढ़ेगी, लेकिन अगर ये हुकूमत जिसके लिए सारे रास्ते साफ़ किए जा रहे हैं डिलीवर ना कर पाई 6 माह में, तो फिर नवाज शरीफ और जरदारी की मुश्किलात जो हैं उसमें कमी होगी, क्योंकि फिर बड़ा मुश्किल होगा कि इस हुकूमत को यानी हर किस्म की बैसाखियों के ज़रिए इसको दवाम बख्शना, क्योंकि अभी तक जो इक़्तिसादी हालात हैं और जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो दिगरगू हैं, बल्कि ख़राब से ख़राब दर। बहुत शुक्रिया आपका, हमें वक्त दिया आपने। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब। कोहिस्तान में एक बार फिर गैरत के नाम पर खून रेज़ी हुई है। 6 साल पहले भी यहाँ ऐसा ही एक हौलनाक वाक़या हुआ था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। अब भी अदलिया की तवज्जो दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर कोहिस्तान की पुलिस का कहना है कि पहाड़ी कस्बे लोटर में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद को गोलियां मारकर जुमे की शब रात 1 बजे के करीब खुले मैदान में कत्ल किया गया। मकतूलीन के चचाजाद भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जो मफरूर है। हुक्काम कहते हैं कि कत्ल होने वालों में 21 साला बोस्तान, 19 साला हबीब शाह और 2 लड़कियां 18 साला यास्मीन बीबी और 21 साला गुल बीबी भी शामिल हैं। और आपको ये भी बताएं कि पुलिस के मुताबिक कत्ल किए जाने वालों के वालिदैन आपस में चचाजाद रिश्तेदार हैं। डीपीओ राजा अब्दुल सबूर ने बताया कि खानदानी जिरगे में नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाकर 4 को कत्ल करने का दिया गया। इसी पे बात करते हैं। समाजी कारकुन फरजाना बारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना साहब, आपने वक्त दिया। फरजाना बारी साहब, 6 साल पहले अगर याद करें कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल सामने आया था और आपके साथ दीगर अफराद की कोशिशों से ये अहम मसला एक कौमी इशू भी बना था। पहले तो ये बता दें कि उस केस का क्या हुआ, वहां पर मुजरिमों को सजा मिल सकी, फिर इसकी भी बात करेंगे हम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर दोबारा से JIT बनी है और जो इंक्वायरी हुई है उसमें पहली दफ़ा 7 साल के बाद FIR कटी हैं। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया है उन्होंने ये अब माना है, कन्फेस किया है कि जी हमने लड़कियां मार के, और ये कह रहे हैं कि हमने उनको दरिया में, उनकी लाशें जो थीं वो दरिया में फेंक दी थी। अब ये है कि इसके अंदर अब क्या मिलेगा। मैं समझती हूँ कि अभी इसी हफ्ते में चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा उनका ये जो केस है उसकी उन्होंने डेट दी है, उसमें हम देखेंगे और उम्मीद तो है कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है अभी तक जो 7 साल से जो मैंने देखा है, मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है इस केस में। इसमें पुलिस, वहाँ के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पुलिस जो है वो मिल जाती है। और अभी भी आप देखा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं है कि अब वो एक नई स्टोरी जो ऑलरेडी वो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हाँ लड़कियां हमने मार दी थी, मगर जिस बंदे ने लड़ी है वो 2 साल पहले कत्ल हो गया है। यानी कि अब वो एक बंदे के ऊपर सारा मुद्दा डाल के फिर सब बच निकलेंगे। डॉक्टर फरजाना, अब हम प्रेजेंट इंसिडेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर कोहिस्तान में 4 अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किए जाने की इतलात हैं। तो इस इलाके में ऐसा क्यों हो रहा है? आपने तो काफ़ी रिसर्च की है, स्टडी की है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए, ये एक कबायली इलाका है जहाँ पे औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा औरतों पे भी और मर्दों के ऊपर भी, इसमें देखें सिर्फ लड़कियाँ कत्ल नहीं हुई बल्कि कोहिस्तान वो वीडियो केस जो है, क्योंकि उसमें जो 2 लड़के थे वो तो भाग गए, लेकिन उन लड़कों के 3 भाई जो उस गाँव में रहते थे उनको भी कत्ल कर दिया गया था। तो उस इलाके में ये एक पुराने दकियानुसी, मैं कहती हूँ कि कानून उस्ता के वो लगता है कि रवायात अभी तक चल रही हैं, और क्योंकि रियासत और हमारा जो कानून है उसकी वहाँ पे कोई नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए ये 7 साल से जो मैं इस केस का पीछा कर रही हूँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मैं ये समझती हूँ कि इतना ये हाई प्रोफाइल केस था, इसके अंदर ज़ाहिर है कि कमीशंस गए और इसके अंदर हम लोग इन्वॉल्व हुए, और अगर इस केस में भी लोगों को सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तो फिर उस इलाके में ये मैसेज चला जाएगा कि जी हम ये जो कत्लो गारत गिरी का सिलसिला है ये हम चला सकते हैं, हमें कोई सज़ाएँ नहीं होंगी। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि कोहिस्तान के अंदर ये तो अभी मीडिया के सामने अब ये दोबारा केस आया। मैं आपको बता दूं, मैं क्योंकि 7 साल से इस केस को देख रही हूँ, इलाके में आए दिन। बहुत शुक्रिया आपका फैजाना बारी साहबा। और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जब प्रेसिडेंट्स नहीं सेट होगी, अगर 7 साल से वो वीडियो स्कैंडल जो आया था जिसमें सबकी आंखें खोल दी थी कि हो क्या रहा है, कौन से ज़माने में ये लोग बस रहे हैं, अगर वहाँ पे मुल्ज़िमों को सज़ा नहीं मिल सकी तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होंगे, क्योंकि उनके जहन में ये बात है कि हम वहाँ जो मर्जी करें, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। सामने आया है, बीच में पता नहीं क्या क्या हो गया, किसी को क्या पता, नथिंग हैज चेंज्ड ओवर देयर। जल्दी से आपको अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे ये कि नैब के कैद खानों की सूरत हाल पर तशवीश है, दौरा कराया जाए। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक का मुतालबा कुछ गलत भी नहीं है, शिकायत भी तो कई गुना बढ़ चुकी हैं और कितनी ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं। कौमी असम्बली में कायदे इस पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि उन्हें ऐसे कमरे में रखा जा रहा है जहां दिन और रात में फ़र्क करना मुमकिन नहीं होता। और आपको ये भी बताएं, याद दिलाएं रादर के साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान ने भी इल्ज़ाम आयद किया था कि नैब जेल के बैतुल खला में कैमरे नस्ब है। CCTV कैमरा हर कमरे में भी है, मैंने वॉशरूम का नहीं कहा था, शावर में कैमरा है। नैब की जो सेल्स हैं उनमें हर वक्त 24 घंटे कुंडी लगी होती है, बाहर से और ताला लगा होता है। और आपको बताएं कि NCHR के चेयरमैन जस्टिस अली नवाज चौहान ने सरगोदा यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां जावेद की जेल हिरासत में हलाकत के बाद नैब से मुतालबा किया कि कमीशन की एक टीम को हिरासती मरकज़ का मुआयना कराने की इजाज़त दी जाए। कमीशन ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए नैब हुकाम से मुतालबा किया है कि NCHR के कानून बराए 2012 के सेक्शन 9 के तहत ज़रूरी इक़दाम उठाने के लिए 31 दिसंबर से कबल इस वाक़े की जामे रिपोर्ट मरतब करके पेश की जाए। तो रोज़ कबल आपको याद कराएंगे कि नैब की जानिब से करप्शन केस में गिरफ्तार LDA के डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू मोहम्मद सलीम भी पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए थे। इसी पर बात करेंगे, ये मामला गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। माहिर कानून शहाब सरकी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शहाब साहब, अपने वक्त दिया। बताइएगा कि नैब के 2 कैदियों की हलाकत के बाद ये मुतालबा जायज़ ही लगता है अपैरेंटली कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक को नैब के कैद खानों का दौरा कराया जाए। आप ख़ुद भी नैब के साथ मुंसलिक रहे हैं, क्या आपको कभी बुरे सलूक या तशद्दुद जैसी शिकायत सुनने को मिली उस वक्त, या अब सूरत हाल ज़्यादा गंभीर है? आपका सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है। किसी भी हालात में कोई भी इदारा हो उसको तशद्दुद की इजाज़त नहीं है, और पाकिस्तान सिग्नेटरी है जो ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ जो ट्रीटीज़ हैं, जो एक्ट्स हैं, और नैब हो चाहे कोई इदारा हो उनको टॉर्चर करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अभी हाल ही में इत्तला ज़रूर मिली है और उनकी भी तफ्तीश हो रही है, इंक्वायरी उनकी हो रही है, और ये ह्यूमन राइट्स वालों का अगर ये मुतालबा है कि वो एग्जामिन करें तो वो बिल्कुल उनका जायज़ है। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी को। अच्छा सरकी साहब, इस वक्त नैब जिस तरह एक्शन में है, माजी में इसकी मिसाल हमने कभी नहीं देखी, तो क्या ये हो सकता है, एक आपको सिनारियो दे रहे हैं कि काम बढ़ने की वजह से कुछ एहलकारों ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो और हुकाम को मालूम ना हो, ये मुमकिन है? देखें, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले ये बात आपकी सही है कि माजी में इस किस्म की नैब एक्टिविटी में इतनी एक्टिव नहीं नैब नज़र आई। तो मेरा उस पे ज़ाती राय ये है कि माजी में कभी भी नैब इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी। हो सकता है अभी भी 100% इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन माजी के मुकाबले में बहुत हद तक आज जो है नैब इंडिपेंडेंट है। इस वजह से इतनी एक्टिविटी आपको उसमें से नज़र आ रही है।
जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि नीचे आपके जो उनके लोग हैं उन्होंने हुकाम को नहीं रखा हो नॉलेज में, ये हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिरन ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये मुमकिनात में शामिल है, हो सकता है ये। सरकी साहब ये बताइएगा कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ जैसा इदारा, अभी जो हमारे पास अपडेट हैं सिर्फ ख़तो किताबती हो रही है, ख़त ही लिख रहा है, कह रहा है कि हमें ज़रा अपने कैद खानों का, अपने अक़ूबत खानों का दौरा करा दें, लेकिन क्या नैब के ताउन ना करने की सूरत में नैब के लिए कोई कानूनी पेचीदगी, कोई कानूनी मुश्किल आ सकती है? बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए, और अगर क्योंकि ये सीरियस इशू है, बतौर वकील मैं ख़ुद इस चीज़ के और हमारी कम्युनिटी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि कोई तशद्दुद हो या टॉर्चर हो, और अगर थोड़ा सा भी अंदिया मिलता है या कोई इशारा मिलता है तो नैब को ताउन करना चाहिए उसके साथ, और अगर वो किसी वजह से ताउन नहीं करते तो वो जो ह्यूमन राइट्स कमिटीज़ है या जो फोरम्स हैं वो लोग कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं और कोर्ट के ताउन के साथ उनको जो है एग्जामिन कर सकते हैं, और करना चाहिए, क्योंकि ये नैब की ट्रांसपेरेंसी पर फिर एक जो धब्बा आ जाएगा, इस वजह से ये। अच्छा सर की साहब, फाइनल क्वेश्चन, ये सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या नैब के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर लोगों को मुसलसल अपनी कैद में रखकर तफ्तीश करें, या फिर कोई और रास्ता भी हो सकता है? ये सवाल बहुत दफ़ा उठा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मैटर्स में ये उठाया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 90 दिन अपने पास उसको इल्ज़ामात की सिर्फ रोशनी में रखें। आप अपने पास कोई ठोस सबूत हो आपके पास तो फिर उसको पकड़ धकड़ करें। इवन अभी 2017 या 18 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये तो नैब है, इवन उन्होंने कहा है कि अगर FIR में भी अगर किसी का नाम हो तो उसको भी ऐसे ना उठाया जाए, और पहले उसके ख़िलाफ़ एविडेंस कलेक्ट किया जाए, उसके ख़िलाफ़ ठोस शहादतें कलेक्ट की जाए और उसके बाद अरेस्ट किया जाए, क्योंकि एक जो कस्टडी होती है किसी भी इंसान की, ये उसकी लिबर्टी को अफेक्ट करती है, और ये एक फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी हक है हर शहरी का कि जब तक उसके ख़िलाफ़ ठोस सबूत ना हो उसके ऊपर हाथ ना डाला जाए, और इस मामले में नैब अक्सर ये करती है, हमने देखा है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और हमें उम्मीद है कि आगे चलकर इसको जो है थोड़ा बेहतर होगा मामला, और सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर नहीं उठाया जाएगा, ठोस एविडेंस की बुनियाद पर उठाया। बहुत शुक्रिया आपका शाह सर के साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वैसे मॉडर्न ज़माना है, आपको पता है कि आजकल किसी को टॉर्चर करने के लिए हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप माहौल ऐसा प्रोवाइड कर देते हैं जिससे बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, हो जाता है। वैसे हम इनसाइड ऑफ नैब दिखा रहे थे तो एज इट इज़ वो ज़रा घबराहट सी हो जाती है, बट आई गेस कुछ लोगों को नहीं होती होगी, दे मस्ट बी यूज्ड टू इट। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, वी आर गोइंग टू टोटली चेंज पेस, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। इंग्लैंड से आई विमेन क्रिकेट कोच आमना रफ़ीक कराची की मुख्तलिफ जगहों पर कोचिंग कर रही हैं, और इनका अंदाज जो है वो आम कोचेस से कुछ अलग ही रहा है। I want to learn some cricket from Amna for sure, I guess. तो हमें ज़्यादा इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा, ब्लैंक हो जाऊं और दोबारा से अलिफ बे से शुरू करूं। न्यू करियर ना, तो आप ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं लगेगी और मुश्किल भी नहीं, क्योंकि आमना हमारे साथ बैठी हुई है, तो आमना से हम बात ही कर लेते हैं। आमना रफ़ीक इज विद अस। आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ज़बरदस्त आपकी डेडिकेशन तो हमें नजर ही आ रही थी, लेकिन यू हैव बीन अ क्रिकेटर योरसेल्फ, यू आर अ क्रिकेटर योरसेल्फ, यू बीन प्लेइंग काउंटी क्रिकेट। जी, मैंने शुरू करी थी फ्रॉम द एज ऑफ 7 एंड ऑल अप अनटिल द एज ऑफ 17 में लड़कों के साथ खेलती थी, बिकॉज लड़कियों की टीम्स नहीं थी इवन यूके में। तो यहाँ पर आई गेस लोगों को लगता है कि क्रिकेट इतना नहीं है लड़कियों के लिए, पर इन द यूके एज वेल, वहाँ पर आई वाज प्लेइंग विद बॉयज ऑल द टाइम। तो यानी वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज के मसले हैं। अब मैं ये बताइएगा कि क्रिकेट का कैसे शौक, भाई बहुत ज़्यादा थे घर में जो क्रिकेट खेलते थे, या अब्बा को देखने का बहुत शौक था, या बस एक दिन अचानक से बल्ला उठाया, गेंद उठाई और निकल पड़ी, किसी को मार दिया? नो, भाई को बहुत शौक था, मेरा भाई इंग्लैंड अंडर 19 का कैप्टन भी रहा है, तो हम बहुत क्लोज भी है, तो मुझे था कि जब वो जो करे मुझे भी करना था, इसलिए मेरा पैशन बहुत था क्रिकेट में। उसके साथ गार्डन में खेलते हुए फिर क्रिकेट क्लब ज्वाइन करा, एंड जैसे वो प्रोग्रेस होता गया तो मेरा भी यही था कि मैं भी हाई लेवल तक खेलूँ। अच्छा, तो फिर
फिर पाकिस्तान, व्हाट हैज ब्रॉट यू टू पाकिस्तान? Well, I was born in Karachi, so Karachi is obviously home to me, and I think जो मैं काम कर रही हूँ वहाँ पर लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए मैंने रियलाइज़ कर कि पाकिस्तान में भी आके करना चाहिए, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट। एंड जब मैं रिसेंटली विज़िट करी थी यहाँ पर, जब मैं खुद नीचे उतर के मोहल्ले में क्रिकेट खेलती हूँ, तो सब शोर करना शुरू कर देते हैं कि ये लड़की क्यों खेल रही है, इसको ऊपर बुलाओ वापस। एंड फॉर मी दैट्स क्वाइट शॉकिंग कि क्यों लड़के खेल सकते तो हम लड़कियाँ क्यों नहीं खेल सकती। सो आई वाज वेरी डिटर्मिन्ड कि इस ट्रिप में कि मैं जो मोहल्ले की लड़कियाँ हैं उनको भी नीचे लेके जाऊँ। तो और जो लड़कियाँ हैं जैसे आप जिनको सिखाती हैं, उनका इंटरेस्ट भी होता है या फिर आप जरा थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे सिखाना चाहती हैं? आई नो कि मोहल्ले में तो इतना प्रोफेशनल नहीं हो सकता, बट हैव यू ट्राइड कॉन्टैक्टिंग किसी क्लब किसी टीम से कोई राब्ता हुआ, एक्चुअली जाके कोच किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी टीम? जी, मैं स्कूल में भी गई हूँ, यहाँ पर हनीफा हाजियानी खातून पाकिस्तान, एंड द टैलेंट इज़ देयर बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो मैं आती हूँ यहाँ पर, विच इज़ ग्रेट, मैं उनको अपॉर्चुनिटी देती हूँ खेलने के लिए, उसमें वो रियलाइज़ करते हैं उनका टैलेंट। बट आई गेस द स्ट्रक्चर और पाथवेज यहाँ पर स्टिल क्लियर नहीं है कि लड़कियाँ एक्सेस कर सकें क्रिकेट। अच्छा, ये बताइएगा आमना कि MD-PCB वसीम खान साहब के साथ भी आपने काम किया वहाँ इंग्लैंड में भी, अब यहाँ भी ज़ाहिर है क्या इरादे हैं, वो कुछ वहाँ से यहाँ लेकर आना चाहते हैं विमेन क्रिकेट की तरक्की के लिए? वुड यू बी प्लेइंग एनी रोल इन पाकिस्तान, और कुछ प्लान सेट किया है आगे? I think Wasim Khan is going to be great. He has been a great asset for women empowerment, and recently in 2017 Leicestershire held the Women's World Cup. We were hosting venue, and Wasim Khan has been instrumental within that. So I think he's going to come here and have an open mind and really focus on women's cricket as well. In terms of my role to play here, I would be really interested to work alongside Wasim Khan again. So let's see if any opportunities arise. अब हम ये थोड़ा सा ट्रांसलेट कर इसका तर्जुमा करेंगी हम। इसका तर्जुमा आपको कर दें कि हम PCB की वसीम खान कर रहे थे और वो कह रही हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया है UK में, और बहुत से प्लान्स हैं पाकिस्तान आने के भी और बहुत कुछ करने के भी। लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड आमना आप में कि आप अभी आई हैं तो छुट्टियों पे आई हुई हैं या फिर रहेंगी इधर, मतलब आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? अभी तो छुट्टियों पे हूँ, बट ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ छुट्टियों के लिए आई हूँ एक्चुअली क्रिकेट यहाँ पर करने के लिए। बिल्कुल, मैं यही आइडेंटिफाई करना चाह रही हूँ। तो यानी आप रहेंगी, आपका एक गोल है, क्या करना चाहती हैं? जी, मैं अभी हनीफा हाजियानी में कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ स्कूल में। मैंने एक सिलेक्ट करी है 16 गर्ल्स। आई थिंक जो मुझे क्रिकेट ने बिगेस्ट चीज़ दी है मेरी लाइफ स्किल्स, कॉन्फिडेंस, पीपल स्किल्स जो डेवलप करे, वो आई थिंक यहाँ पर लड़कियाँ बहुत बेनिफिट करेंगी। तो आई गेस क्रिकेट जो उनका टैलेंट भी है पर उनकी पीपल स्किल्स डेवलप करना चाह रही हूँ। अच्छा, ये जो फुटेज में देख रहे थे एरोबिक्स नुमा एक्सरसाइज, ये वार्म अप था? नो, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी औरतें जिसमें क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं होता, उनको हमें क्रिकेट में लाना था। तो हमने 45 मिनट्स हम पहले हम ये भंगड़ा और बॉलीवुड म्यूजिक पे फिटनेस करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ वार्म अप, सो डांस लगता है बट एक्चुअल फिटनेस मूव जो आपकी वेट लॉस के लिए ग्रेट है एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद हम क्रिकेट खिलाते हैं उनको। जब उन एक्चुअली वो होती है हमें नहीं खेलना है, नहीं इंटरेस्ट नहीं है, बट जब वो ट्राई करती है तो एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाती हैं। एंड ऑन अ वीकली बेसिस वहाँ पर हमारे 250 लेडीज टेक पार्ट करती है इसमें। नाइस आमना, जबरदस्त किस्म का आप काम कर रही हैं, बेस्ट ऑफ लक टू यू। इसी से आपको ये भी बता दें कि ये एज ए फिटनेस अगर कोई डांस मूव्स हैं या फिर क्रिकेट भी अगर खेली जा रही है, नहीं इंटरेस्ट, तो थोड़ी देर के लिए आपने प्रोफेशनल होकर नहीं बनना, थोड़ी देर के लिए जरूर करें। इतनी और एवेन्यूज जो है निकल सकती हैं। वेट लॉस तो सभी खवातीन करना चाहती हैं ना, चाहे जितनी ऑलरेडी खवातीन नहीं, मर्द भी ऑब्वियसली, और करना भी चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कीपिंग योरसेल्फ फिट, रहना चाहिए, बल्कि यू एस्पायर टू बी फिट। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक इशू जिस पे हम काफ़ी दिन से बात करना चाह रहे हैं, एक तो एयरपोर्टों की सूरत हाल, आप चाहे डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो या इंटरनेशनल, आपने देखी ही है। फिर ये जो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के किराए हैं, इनको क्या आग लगी है? आग लगी अब सीरियसली अब यही कहना पड़ रहा है कि आग लग गई है। आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन नॉट ट्रैवल बिटवीन कराची टू लाहौर, इस्लामाबाद टू कराची, बिकॉज इट्स इनसेन। सच बात ये है कि कल जब ये एयरफेयर्स की बात कर रहे थे, इनको इत्तेफाक हुआ कि अभी रिसेंटली सिंगल वन वे टिकट लेना पड़ा कराची टू लाहौर 40,000। तो मैं आपको सच बताऊं कि विद वीज़ा आप दुबई से वापस आ जाए, इससे सस्ता पड़ेगा आपका। इसलिए क्वेश्चन तो बनता है कि क्या हो रहा है। और भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जरा हम लिस्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसके बारे में बात भी करेंगे। आपको बताएं कि पायलट्स की डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट टूट फूट का शिकार है और PIA की हालत तो ऑब्वियसली ना ही पूछें तो बेहतर है। और सबसे पहली बात जो आजकल हो रही है, टिकट पैसे तो दरकिनार, टिकट देते ही नहीं है।
टिकट ही नहीं है। That's true. I was just thinking by the way सारी स्टोरी में कि शेख रशीद जो है वो रेलवे से क्यों नहीं गए कराची? क्योंकि रेलवे में खुद टिकटें नहीं है, हॉलीडे सीजन चल रहा है, वो कहते हैं जी एक महीना पहले बुकिंग करा है। हम इस पे बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली इमरान सईद और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अबुल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। पहले अली से जानते हैं। अली हैज बीन टू द इस्लामाबाद एयरपोर्ट एज वेल, और उन्होंने ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ये टूटी हुई टाइलों की अक्कासी करते हुए ये अपने मोबाइल कैमरे से कैप्चर किए थे। ये एयरपोर्ट नया नहीं लग रहा हमें, नया नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ऐसा एयरपोर्ट तफसील से तो यकीनन तारिक अबुल हसन बताएंगे इसके डायनामिक्स कि क्या होता रहा, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हुए, क्या ऑडिट एतराज़ात हुए इसके ऊपर। लेकिन अगर किसी एयरपोर्ट में जिसको मई में इफ्तिताह हुआ और दिसंबर तक उसका ना सिर्फ 2 पैसेंजर ब्रिज टूट जाए, कार्गो की इमारत में क्रैक्स ऐसे पड़ने शुरू हो जाएं कि जो है कस्टम का अमला भागने पे मजबूर हो जाए, और साथ ही साथ ये कि जो सीलिंग है वो कहीं से टूट जाए, कहीं पे लकड़ी लगी हुई हो उस पे, मतलब कोई तसव्वुर नहीं हो सकता कि किसी नए एयरपोर्ट का ये हाल होगा। पिलर्स का ये हाल है कि दुनिया भर में अब 120 गज का मकान बनाने वाला भी उस पे जो है वॉलपेपर लगा लेता है, लेकिन आपको डिस्टम्पर हुआ हुआ नजर आएगा गोल गोल जो इनके पिलर्स हैं वहाँ पे। और इसी तरह इंतहाई सस्ती तरीन सीलिंग वर्क नजर आएगा जो कि 25-30 साल पहले लोग अपनी शीटें छुपाने के लिए व्हाइट कलर के लगाया करते थे, थर्मोपोल। तो बहुत ही ज्यादा, यानी मेरी एक इंतहाई सीनियर मुल्क के साहबी से बात हुई और एक इंतहाई टॉप ब्यूरोक्रेट से, उनका ये अंदाजा था कि 50% तक इसमें करप्शन नजर आती है सीधा, और एक से उससे भी ज्यादा परसेंटेज बता रहे थे, क्योंकि जो इमारत महज चंद महीने में उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाए और डीजीसीए उसके ऊपर नोटिस ले, जैसे कि काबुल एयरपोर्ट पे कोई वाकया हुआ है, उनका सिविल इंजीनियरिंग का अमला जो बिल्डिंग को देखता है वो कहाँ है, लगता है कि वासा इसको सुपरवाइज कर रहा था कि जो 2 रनवे हैं, तारिक अबुल हसन बताएंगे कि उसका डिजाइन ऐसा है कि बैक वक्त 2 तैयारे उतरने में मसला है। बहुत ही बुरा हाल है, बड़ा ही बुरा हाल है। थोड़े से हम डिप्रेस ही हो गए हैं। तारिक अबुल हसन हमारे साथ हैं, उनसे अभी बात कर। तारिक, ये सारी चीजें इस तरफ आ जाएं आप, ये सारी बातें सुन के हमें तो लग रहा है कि दिस इज अ बिग डिजास्टर इन द मेकिंग। जहाँ क्रैक्स आ रहे हैं वहाँ कल को कोई छत भी गिर गई, अल्लाह ना करे, और इस्लामाबाद में तो वैसे ही खुदा ना खास्ता ज़लज़ले ये तो लगता है कि ऐसा होना ही है। 36 अरब रुपए से ये मनसूबा शुरू हुआ था, 122 अरब रुपए पे पहुंच गया है, और उसके बाद ये सूरत हाल है। उसकी 4 टाइम्स से ज्यादा कॉस्ट हो गई, और टाइम तकरीबन कोई 5 साल उसके ऊपर ज़्यादा लग गए जो उसके ऊपर होना था। उसके बाद ये प्रोडक्ट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था और FIA को हुक्म दिया था कि इसकी इंक्वायरी करें, जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इंक्वायरी हुई, जिम्मेदारियों का तयन हुआ, कुछ बड़े बड़े नाम थे, और FIA ने जो है वजारत दाखिला से इजाज़त मांगी उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की, कहा गया दोबारा इंक्वायरी करें। फिर इंक्वायरी हुई और उसके बाद से मामला सर्द खाने में पड़ा हुआ है, और अभी तक किसी जिम्मेदारी नई हुकूमत में इस सिलसिले में कोई काम हुआ? फिलहाल तो कोई नहीं है, फिलहाल कोई नहीं काम हुआ। और ये हुकूमती वज़रा जो हैं ज़ाहिर है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, देखें खुद हालत इज़ार देखें और इस कौम के हाल पर भी तरस खाएं। एयरपोर्ट तो ऐसी है चीज़, और खासतौर पे इस्लामाबाद से जब निकलना होता है कराची की तरफ आना, तो पीपल डू ट्रैवल, टेक एयर, ट्रैवल करते हैं। एक प्रेसिंग इशू एक चीज़ और इसके ऊपर करूँ कि जो अभी एवो ब्रिज, इसके बोर्डिंग ब्रिज कहते हैं, ये भी टूटे हैं इस्लामाबाद में। बिल्कुल, ये पैकेज 9 का हिस्सा है जिसके अंदर सैटेलाइट और दीगर तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट में 400 डिफेक्ट नोट किए गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं सिर्फ एक उसके अंदर, जिसके अंदर ये भी है कि ये जो एवो ब्रिजेस ऑपरेट कर रहे थे, ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उस तरह तरबियत याफ्ता नहीं थे, जल्दबाजी में काम किया गया। हुकूमत के आखिरी हिस्से में कहा गया कि इसका इफ्तिताह करना है, तमाम चीज़ें होश पोश हुई हैं और उसके नतीजे में जो डिजास्टर हो रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट फॉल्स इन एयरपोर्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइव्स एट रिस्क। हम इंसानी जिंदगियों को रिस्क पे लगाने की बात कर रहे हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये किरायों को क्या हो जाता है कि मतलब आप लिटरली वही फ्लाइट जो आप लेते हैं वो 20,000 में भी ले लेते हैं, उससे कम भी ले लेते हैं, 15-16 हज़ार में भी आपको वन वे मिल जाएगा। अब हम 40-45, मतलब ये क्या हो रहा है? अच्छा, मोनोपोली एक तारिक भाई ये कि रेलवे 3 जनवरी तक मैंने अभी चेक किया ऑल बुक्ड। जाहिर है किसी ने खुशी से तो कोई जाएगा नहीं, कोई इमरजेंसी की सूरत में ही जा रहा है ना, 1 या 2 दिन के नोटिस पे, तो ये तो ब्लैकमेल करने वाली बात है लोगों को। बिल्कुल, रेगुलेटरी इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री के अंदर कोई रेगुलेटर नहीं है।
एयरलाइंस का जो दिल चाहा वो कर रही हैं। और तो ये कभी भी कोई रेगुलेटर नहीं ला रहा है इनके साथ, या ये हमेशा से शुतर बेमुहार रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं रहा है। कैप लगते रहे हैं कि इस तरीके से आप अंधाधुंध नहीं कर सकते। एक एयरलाइन मार्केट में कम हुई है, शाहीन एयरलाइन जो बाहर में तकरीबन 22 जहाज़ों के साथ थी, तो एक मार्केट में जो कैपेसिटी थी सीट्स की वो कम हुई है, फ़्लाइट्स कम हुई हैं, तो इसका इम्पैक्ट आना तो था। लेकिन कहीं कोई रोक तो लगना चाहिए। अंधाधुंध तो इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो मर्ज़ी आप जो है वो फेयर लें और उसके ऊपर ऑपरेट करें। तो इस वक्त सिविल एविएशन अथॉरिटी की हालत ये है कि एडहॉक बेसिस पे चल रही है, एक अरसे से इसका कोई सरबराह नहीं है। दीगर अहदों के ऊपर भी जो है वो ऑफिशिएटिंग चार्जेस के साथ हैं और दीगर के ऊपर, तो जाहिर है कि कोई रेगुलेटरी नहीं होगी, हुकूमत की तवज्जो पिछले आज समझ लें कि पिछले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हुआ है पाकिस्तान में शोबा वो एविएशन का है। सर, ये अभी एविएशन का कोई वजीर, कोई मुशीर है हवाबाजी? जी, मोहम्मद मियां सोमरू को हवाबाजी का शोबा दिया गया है, लेकिन ये अभी कोई हफ्ता पुरानी बात है। अच्छा, तो लेकिन इससे पहले जिन लोगों को दिए गए थे शोबे, उनके अपने बिजनेसेस एविएशन से जुड़े उनके जो बिजनेस थे वो तो अच्छी तरह चल रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक तारिक और बाकी भी जो देख रहे हैं, इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि अगर हम PIA का वैसे देखें हाल बुरा है, ऑब्वियसली बिल्कुल खसारे में जा रहा है, फिर देखें जो हम आम जनता कितने ज्यादा देते हैं, व्हाई डजंट इट मैच? समझ नहीं आता कि कोई सब्सिडाइज्ड फेयर है नहीं, वो मशकूक है, पायलट्स की डिग्रीज मशकूक हैं, एयरपोर्ट्स खराब है, फेयर्स हाई है, डिलेज पे तो इतना आप इस पे तो हम बात भी नहीं करेंगे कि घंटों दिनों के भी डिलेज हो जाते हैं। अगर ओवरसीज कोई फ्लाइट हो, दुबई में तो एक दिन डिले भी हमने देखा है। दुनिया से ज्यादा डोमेस्टिक कराए हैं PIA के। तो अब हमें बिल्कुल यही आ रहा है, तो फिर कहां जा रहे हैं पैसे हमारे? होगा कि जो अथॉरिटीज हैं, इवन मे बी द चीफ जस्टिस, कि कौन नोटिस ले इस चीज का, ये तो बिल्कुल बेड़ा गरक हुआ है। मतलब मुल्क में इदारे हैं या सिर्फ चीफ जस्टिस है? क्वेश्चन है ना, कुछ इदारे हैं, उनके काम है, उनके रेगुलेटर हैं, काम इसके ऊपर करना है। आपने डिग्रीज की बात की, तो इस वक्त पायलट के भर्ती के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती थी PIA में पहले, वो मैट्रिक होती थी। उसके बाद फिर उसको बढ़ा के इंटर किया गया। तो अब इंटर की बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ पायलट भर्ती हो जाते हैं, लेकिन जब मुकाबला होता है कि 2 इंटर हों या, तो फिर एक कोशिश करता है कि वो अपने आप को ग्रेजुएट बताए। कुछ लोगों की ग्रेजुएशन सही होती है और कुछ जो है वो जाली डिग्रीज़ के साथ करते हैं। तो अब यही जाली डिग्रियों का मामला आ रहा है। तो इस वक्त अब तक कोई 7 जो है वो जो ऑफिशियल फिगर दी गई है, मैं आपको बता दूं, कोई 7 पायलट अब तक जाली डिग्री पे बरतरफ हो चुके हैं। 12 से ज़्यादा के केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा जो केबिन क्रू भी किसी से पीछे नहीं है। 41 केबिन क्रू बरतरफ हुए हैं। 103 के जाली डिग्री के ऊपर केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं। कुल 402 लोग अब तक बरतरफ हो चुके हैं। PIA के मुलाजमीन, 402 मुलाजमीन जाली डिग्री के ऊपर बरतरफ हुए हैं। 263 के मुकदमात चल रहे हैं और 35 के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। सुभान अल्लाह। तो ये माशाल्लाह, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें ये सारा काम हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे ही डूबी, वैसे नहीं बन रहे, और आवाम को जो मुश्किलात हैं वो दूसरी जगह। तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इधर आने का। अभी वैसे हमें लग रहा है कि एविएशन का जो फील्ड है, ये यहाँ पे कोई सूरत हाल बेहतर होने नहीं वाली है, लेकिन हम बारहा इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो काम वाला से ये इल्तिजा करेंगे, अब तो हाथ जोड़ कर भी की जा सकती है कि बराए मेहरबानी ये एविएशन पर तवज्जो दीजिए। ये शुतर बेरमहार जो एयरलाइनें बनी हुई हैं और किराया को इन्होंने आग लगा दी है, इस पर कोई रोक टोक हो, इस पर कोई देखने पूछने वाला हो। एक तरफ के किराए ये बिजनेस क्लास के लाहौर टू कराची 80-80 हज़ार मांग रहे हैं। सॉरी, लेकिन आप जब ट्रैवल कर रहे हो बाय एयर और आपको ये शक हो दिमाग में कि जो पायलट इस वक्त चला रहा है इसके पास डिग्री भी जाली है या सही इसको आता भी है, मतलब इट्स लाइक गोइंग टू अ सर्जन और आपको ये ना पता हो कि जो ऑपरेशन मेरे ऊपर कर रहा है कि वो असली है कि गलत है। तो ये जरा सोचने वाली बात है, बहुत ही सीरियस इशू है, इस पे तवज्जो देनी चाहिए।